पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डीएनए अपने आप को किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर अरेंज करके अपने आप को रखता है, जबकि डीएनए का लेंथ बहुत लंबा है लेकिन फिर भी वो अपने आप को किस तरीके से हिस्टोन के हेल्प से अपने आप को कॉम्पैक्ट करके न्यूक्लियस के अंदर रखता है। इस टॉपिक में हम लोग ये चीज देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पे पहले ये कहना चाह रहा है कि दो बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। अगर आप यहां देखें, ये जो डीएनए है हमारा, अगर आप दो बेस पेयर हम लोग यहां पे लेके चले, ये एक बेस पेयर, सो दिस इज योर वन बेस पेयर एंड दिस इज सेकंड। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 0.34 नैनोमीटर है, यानी इन दोनों के बीच, ये दो बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस है ये 0.34 नैनोमीटर है। ओके, तो अगर यहाँ पे दोनों के बीच 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है और टोटल बेस पेयर हमारे पास है यहाँ पे 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ओके, तो दोनों के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो पूरे डीएनए का हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो पूरे डीएनए का डिस्टेंस क्या होगा कि अगर टोटल बेस पेयर इतना है हमारे पास और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस 0.34 है, तो अगर हम लोग मैथ्स लगाते हैं यहाँ पे तो बस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टोटल एक मैमेलियन सेल के यानी ह्यूमन डीएनए का अगर हम लोग निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ऑफ डीएनए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला ये होगा कि पहले दो बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। तो अगर इतना आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा जो कि होगा 2.2 मीटर के बराबर होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी ने बताया है बावजूद जो न्यूक्लियस के अंदर कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि कोई एक धागा हो, बहुत लंबा धागा हो, जैसे कि ये देखिए इतना लंबा धागा हो, बहुत लंबा धागा हो, और वो अपने आप को क्या कर रहा है, कॉम्पैक्ट कर रहा है। वो अपने आप को ये कितना लंबा धागा है, ये बहुत लंबा धागा है लेकिन ये बस इतने हिस्से के अंदर क्या कर गया, समा गया। तो इसी तरीके से एग्जांपल है डीएनए का। डीएनए इतना लंबा होने के बावजूद अपने आप को कॉम्पैक्ट कैसे कर पाता है? वो करता है हिस्टोन की मदद से। क्योंकि ये जो हिस्टोन आप देख रहे हैं ये एक हिस्टोन है, एक हिस्टोन ये जो डीएनए के ऊपर क्या हो रहा है, व्रैप हो रहा है। एक हिस्टोन में लगभग 200 बेस पेयर जो होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, व्रैप कर लेते हैं, यानी अपने आप को वो उसमें इस तरीके से व्रैप करते हैं पूरा मुड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए है ये इसके ऊपर चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? ये इसलिए चिपकता है क्योंकि डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्योंकि हिस्टोन, अब सवाल उठता है डीएनए नेगेटिव क्यों होता है और हिस्टोन पॉजिटिव क्यों होता है? तो मैंने पहले बताया था आपको कि डीएनए जो है, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है और फॉस्फेट होने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि हिस्टोन के पास बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन के पास क्या है? बेसिक प्रोटीन है, लाइसिन और आर्जिनिन। यहां पे आप लोग देख सकते हो there is a set of positively charged basic protein called histone, a protein acquired charge depending upon the abundance of amino acid। इस हिस्टोन के पास जो चार्ज आता है वो किस पे डिपेंड करता है? इसके अमीनो एसिड पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा अमीनो एसिड इसके पास है जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है? वो बेसिक अमीनो एसिड है जो कि है लाइसिन और आर्जिनिन। यहां पे आपके पास है हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसी की वजह से वो क्या होते हैं, इसी बेसिक प्रोटीन की वजह से वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और डीएनए जो है फॉस्फेट की वजह से वो डीएनए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, so histone are organized to form a unit of 8 molecule called histone octamer। so histone is a octamer। इसका क्या मतलब है जो आपको एनसीईआरटी कहना चाह रहा था? ऑक्टामर का मतलब ऑफ कोर्स ऑक्ट का मतलब 8 होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो वैसे ही आप देखे होंगे कि हेप्टेन है ना, हेप्टेन के बाद ऑक्टेन 7 8, तो ऑक्ट का मतलब 8 होता है। तो हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर का मतलब हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और वो 8 मॉलिक्यूल कौन से हैं? 2 H2A मॉलिक्यूल है, यहां पे देख रहे होंगे आप 2 H2A मॉलिक्यूल, और 2 H2B मॉलिक्यूल, 2 H3 और 2 H4। तो यहां पे ये टोटल कितने हो गए? 8। 2 2 4, ये 2 6 और ये 2 8। और ये बेसिकली पूरा आप लोग लाइसिन और आर्जिनिन से मिलकर ये लोग बनता है। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक प्रोटीन है और उनसे ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और डीएनए देखिए, डीएनए इसके ऊपर क्या है, व्रैप है। और यहाँ पे एक H1 हिस्टोन है
जो डीएनए को और टाइटली पकड़ के रखता है ताकि दूसरे के साथ भी क्या कर सके, लिंक कर सके, दूसरे हिस्टोन के साथ क्या कर सके, ये लिंक कर सके। दिस इज योर H1 हिस्टोन, इट इज द लिंकर हिस्टोन, इसको हम लोग लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं। ओके, और इस पूरे ये जो डीएनए इसके ऊपर व्रैप है, ये टोटल डीएनए में कितने 200 बेस पेयर, एक हिस्टोन मॉलिक्यूल्स में टोटल 200 बेस पेयर डीएनए का आपका क्या होगा, व्रैप होगा। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू एनसीईआरटी। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी ने लिखा है द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped around the positively charged histone octamer, positively charged histone octamer to form a structure called न्यूक्लियोसोम। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो किसके अराउंड व्रैप है? वो है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, और वो क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसोम बना रहा है। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी ने क्या बोला है? न्यूक्लियोसोम बोला है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए हिस्टोन के ऊपर व्रैप है। ओके, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक न्यूक्लियोसोम जो है उसके पास 200 बेस पेयर होता है, यानी डीएनए का 200 बेस पेयर उसके ऊपर क्या होता है? व्रैप होता है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो व्रैप होके आपका न्यूक्लियोसोम बना, वो बार बार रिपीट होता है, और उस रिपीटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्रोमैटिन हम लोग बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन, अ थ्रेड लाइक स्ट्रेन्ड कलर बॉडीज इन द न्यूक्लियस। यहां पे इस क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी ने दिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इट फॉर्म्स क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन कॉम्पैक्ट और होता है। आप लोग सेल साइटिंग में पढ़ चुके हो कि डीएनए क्रोमैटिन बनाता है, फिर और कॉम्पैक्ट होता है तो क्रोमैटिन फाइबर बनता है। ठीक है, और कॉम्पैक्ट होता है तो वो क्रोमोसोम बनता है सेल डिवीजन के वक्त। तो यहाँ पे बेसिकली क्रोमैटिन के बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा सा समझाया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप क्रोमैटिन को अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एनसीईआरटी ने क्या बोला? इसको बीट्स ऑन स्ट्रिंग बोला है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसा दिखता है, जैसे किसी धागा पे स्ट्रिंग कैसे जुड़ा हुआ रहता है, धागा के ऊपर मोती कैसे रहती है, ये हर एक जो डॉट है ये न्यूक्लियोसोम है एक्चुअली। इट इज अ न्यूक्लियोसोम। ओके, तो एवरी डॉट हेयर रिप्रेजेंट्स अ न्यूक्लियोसोम, और ये जो पूरा है ये पूरा एक क्रोमैटिन है। दिस होल स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन, क्योंकि डीएनए इसमें व्रैप किसके ऊपर है? एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर व्रैप है, और बहुत सारा हिस्टोन ऑक्टामर ऐसे से मिलके पूरा क्या बन रहा है? ये क्रोमैटिन बन रहा है। और ये कैसा दिखता है? ये दिखता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखता है, जैसे कोई धागा हो और धागा के ऊपर क्या हो? बहुत सारे मोती जुड़े हुए हैं। बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर। जो क्रोमैटिन है वो अपने आप को और पैक करता है और क्या बनाता है? क्रोमैटिन फाइबर, जो फिर कॉइल होता है, फर्दर कॉइल एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम, जो फिर और पैक होता है मेटाफेज स्टेज में सेल साइकिल के, और क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, यानी कि जो क्रोमैटिन है आपका, जो एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है जो ऐसा दिखता है आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का, वो अपने आप को क्या करेगा? और ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन ऐसा दिखता है ये अपने आप को और कॉम्पैक्ट करेगा, यानी और कॉम्पैक्ट करेगा। यहां पे मैं न्यूक्लियस का डायग्राम बना रहा हूं, सेल का नहीं बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस ही है। ये और अपने आप को कॉम्पैक्ट करेगा, समझिए, ये और अपने आप को कॉम्पैक्ट करेगा और छोटा करेगा और कॉम्पैक्ट करेगा, तो ये क्रोमैटिन से कन्वर्ट क्या हो जाएगा? क्रोमैटिन फाइबर में, और फिर ये क्रोमैटिन फाइबर से और कंडेंस होगा सेल साइकिल के मेटाफेज स्टेज में, और कंडेंस होगा, और ये बना देगा आपका इस तरीके का क्रोमोसोम बना देगा। बात समझे? क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। यही एनसीईआरटी यहां पे कहना चाह रहा है। ओके, और जो हायर लेवल ऑफ पैकिंग होती है, ठीक है, डीएनए की, उसमें हिस्टोन्स के अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो उतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है, तो एनसीईआरटी ने उतना डिटेल में आप लोगों को बताया भी नहीं है, इसलिए यहां पे बस उसने बताया एक चीज, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली रेफर टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, इतना एनसीईआरटी ने बताया। फिर एनसीईआरटी ने बताया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है वो दो टाइप का होता है। एक बहुत हाईली कंडेंस है,
और एक जो हाईली कंडेंस नहीं है। ठीक है, जो बहुत हाईली कंडेंस है, ठीक है, वो होता है आपका हेट्रोक्रोमैटिन, जो डेंसली पैक्ड है। द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क, और स्टेनिंग के वक्त ये डार्क कलर में आ जाएगा, जिसको हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। और जो डेंसली पैक्ड नहीं है, ठीक है, जो हाईली कॉम्पैक्ट नहीं है, वो है आपका यूक्रोमैटिन। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड, स्टेन लाइट, और स्टेनिंग में ये लाइट स्टेन आएगा, आर रेफर टू एज यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, और लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव, whereas heterochromatiन इज ट्रांसक्रिप्टिवली इनएक्टिव। ठीक है।